जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण का मतदान जारी है। जम्मू कश्मीर में दोपहर के 1 बजे तक 44.08% वोटिंग हो चुकी है। बांदीपुरा में दोपहर के 1 बजे तक 42.67% वोटिंग। बारामूला में 36.5% से ज्यादा वोटिंग अभी तक हो चुकी है। जम्मू में दोपहर 1 बजे तक 43.36% वोटिंग हुई है। कठुआ में यह आंकड़ा 50% पार हो गया। कुपवाड़ा में 42%, सांबा में 49% वोटिंग हुई है। वहीं उधमपुर में 51% वोटिंग हुई है। तो अभी तक सबसे नंबर 1 पर बना हुआ है उधमपुर। और जिस तरीके से लगभग 1 बजे तक यहां वोटिंग परसेंटेज 51% क्रॉस कर चुका है, इससे माना जा रहा है कि शाम तक जब वोटिंग थमेगी उस दौरान में 60 पार हो सकता है। पहले चरण में 60 क्रॉस हुआ था वोटिंग परसेंटेज, और इस बार उम्मीद है कि यह आंकड़ा फिर से बढ़ेगा। सेकंड फेज की बात करते हैं तो सेकंड फेज में पिछली बार वोट परसेंटेज कम रहा। और मेरे साथ इस वक्त 2 प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, अलग अलग पार्टी। रत्नाकर जी हैं प्रवक्ता बीजेपी, संदीप यादव प्रवक्ता कांग्रेस, सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार जल्दी हमारे साथ में होंगे। एक बार फिर से बीजेपी के साथ शुरुआत करते हुए रत्नाकर जी, उधमनगर की बात करते हैं, उधमपुर की बात करते हैं, वहां पर अभी तक सबसे ज्यादा वोटिंग है। उधमपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग है 51.66%। क्या मान के चलें, जम्मू संभाग में ये जो वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली, ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए पूजा जी, ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होना, आपकी आवाज नहीं आ रही रत्नाकर जी। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, ये जम्मू संभाग में जो ज्यादा वोटिंग हो रहा है, क्लियरली एक इंडिकेशन है कि देखिए जम्मू की जनता और कश्मीर की जनता भी, जहां तक जम्मू की जनता ज्यादा चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रही है लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, ये इशारा कर रही है कि लोगों का आज जो है विश्वास जमहूरियत में बना है और लोकतंत्र में विश्वास बना है। और ये हमारे पिछले 4.5 साल का जो हमने काम किया है, विकास का काम किया है, उसका ये परिणाम है कि आज जम्मू की जनता जो है वो 61% से ज्यादा मतदान जम्मू और कश्मीर में देखने को मिल रहा है। ये कहीं ना कहीं पहले की परिस्थितियों से अगर आप तुलना कर लें तो कहीं पे 20% से कम ही जो है चुनावी वोटिंग हो रहा है। और मेरी सहयोगी प्रिया भी हमारे साथ में जुड़ेंगी, लेकिन एक बार रत्नाकर जी की बात पूरी हो जाए। रत्नाकर जी देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता पूजा जी आज वोट जो है विकास को दे रही है। जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि जो IITs और IIM जो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा खोले जा रहे हैं उसमें वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करके, और जो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं बीजेपी के द्वारा पावर प्रोजेक्ट, उनमें वो अपने विकास की सहभागिता और गाथा को लिखे। ये जम्मू कश्मीर के नौजवान चाहते हैं और हमने उनको बंदूक हाथों में से निकाल करके और कलम देने का काम किया। ये बीजेपी ने किया पिछले 4.5 सालों के दौरान। तो कहीं ना कहीं ये सारी परिस्थितियां जो है और जिस तरह से विकास के काम वहां पे अनवरत चलते आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता उसको तवज्जो दे रही है, विकास को देख रही है, निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बन रहा है और हम फिर से एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार जम्मू और कश्मीर में बनाने जा रहे हैं। वहीं पे अलगाववादी विचारधारा रखने वाले जो पार्टियां हैं, परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, वो पार्टियां कहीं ना कहीं अपने एजेंडे में 370 को बहाल करने की जो बात कहती हैं और आतंकी संगठनों को फिर से उस पे संगठन पे बैन हटाने की बात करते हैं। ये क्लियरली दर्शाता है कि आज भी इनका वहां पे चुनाव विकासवाद बनाम अलगाववाद और परिवारवाद है, जो जम्मू कश्मीर की जनता देख रही है। और जम्मू कश्मीर की जनता निश्चित रूप से विकास को प्राथमिकता देगी, न कि अलगाववाद को और परिवारवाद को प्राथमिकता देगी। देखिए, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा पूजा जी, अभी हाल ही में जो नसरुल्लाह के ऊपर वहां पे घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं, रिलीजियस जो है कार्ड खेले जा रहे हैं, मैं PDP और NC के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूंगा कि बशीर अहमद की शहादत पे वो जनाजे पे उसके जाते नहीं है, वहीं पे नसरुल्लाह जो दूसरे देश में उसको मारा जाता है, उसकी शहादत जो है यहाँ पे मनाते हैं और सड़कों पे जाते हैं और कहते हैं कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में ये फिर से मैं इसका जवाब संदीप यादव जी से लूंगी, लेकिन इस बीच प्रिया का एक बार पहले रुक कर लेते हैं। प्रिया, अभी क्या तस्वीर है? हम देख रहे हैं कि इस आखिरी चरण में लोग बढ़ चढ़कर मतदान करते नजर आ रहे हैं। उधमपुर की बात करते हैं, वहां तो आंकड़ा 51% के भी पार हो चुका है।
बिल्कुल पूजा, सबसे पहले तस्वीरों के जरिए हमने दर्शकों को दिखा देते थे कि 7 घंटे का वक्त बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ रही है। महिलाएं में देखिए, विशेष तौर पर महिलाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। पुरुष वोटर्स की भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या है। ये जो सीट है ये दरअसल जम्मू दक्षिण की सीट है, ये आरसपुरा का पूरा इलाका हो जाता है और ये भी अपने आप में हॉट सीट है पूजा, क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला है वो पूर्व मंत्री रमन भल्ला और बीजेपी की तरफ से नरेंद्र सिंह जिनको उम्मीदवार बनाया गया है उनके बीच में है। मुकाबला बहुत कड़ा है और दिग्गजों ने यहाँ पर हुंकार भरी थी, जिसमें राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ सरीखे नेता शामिल थे। दक्षिण जम्मू की जब बात होती है तो देखिए सियासी लिहाज से इसका इसी तरीके से वर्चस्व है, क्योंकि यहाँ से महबूबा मुफ्ती के पिता यानी कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि राजनीतिक लिहाज से कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पूरा क्षेत्र हो जाता है। इसके अलावा अहम ये भी क्योंकि साल 2014 में ये एससी सीट थी, लेकिन अब ये जनरल कैटेगरी की सीट हो चुकी है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। कैसा लग रहा है आपको 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी उत्सुक है? बहुत बहुत सकें। अच्छा ये बताइए, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? मुद्दा हाँ, चुनाव का मुद्दा कि हमें हमारे मोदी जी आने चाहिए। हाँ, आप बताइए मुद्दा क्या है आपके लिए? तो देखिए बहुत सारे लोग हैं और ये देखिए एक बार ये तस्वीर मोहित दिखाएंगे। अभी भी लोगों की जो लोगों के आने का जो तरीका है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो सिलसिला है वो लगातार जारी और अलग अलग यहाँ पर देखेंगे सेंटर्स में अलग अलग जगहों पर लोग उसी तरीके से बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। पुरुष बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं और ये जब तस्वीर सामने आती है जम्मू कश्मीर से तो बड़ी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि हमने पूजा देखा। अच्छा, बड़ी बात यह है प्रिया कि आप जितनी महिलाओं से बात कर रही हैं, इस बार का जो मुद्दे नहीं है उनके जहन में, बस वो कॉन्फिडेंट है किसी बात को लेकर और उसी दिशा में लोग आगे बढ़े जा रहे हैं। ये बड़ा मतलब विचित्र सी तस्वीर है। देखिए पूजा, इनको हम साइलेंट वोटर्स भी कहते हैं। जब बहुत बार ऐसा होता है ना कि घर में किसी ने डिसाइड कर लिया कि हम उनको वोट देंगे, ये मुद्दे पुरुष ने डिसाइड कर लिया, फिर महिलाएं भी निकल जाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं लोकतंत्र में कि बहुत साइलेंट वोटर्स भी होते हैं जो बताते नहीं हैं लेकिन वो अपना काम करके आ जाते हैं। और लोकतंत्र में और ख़ासतौर पर जब हम देखते हैं ना वोटों में, तो इनकी भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। चाहे जो महिलाएँ हैं, क्योंकि हम अलग अलग सेंटर्स पर पहुँच रहे हैं, बूथों पर पहुँच रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। से पहले पूजा हम ना हिंदुस्तान के सबसे आखिरी गाँव में मौजूद थे, वहाँ पर महिलाओं से बात की और एक चीज़ बड़ी अच्छी है क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी महिलाएं बिल्कुल बेखौफ होकर के पहुँच रही हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरी चीज़ ये भी देखिए बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इस बार 415 कैंडिडेट्स इस आखिरी फेज में है। महिलाओं की संख्या पिछले 2 चरण से ज़्यादा है। 28 ऐसी महिलाएं हैं जो कि इस बार कंटेस्ट कर रही हैं। तो ये महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ी है, ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। दूसरी तरफ आप देखिए कि पुरुषों की भी यहाँ पर संख्या अच्छी खासी है जो वोटर्स यहाँ पर है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम। आप लोगों के लिए मुद्दे क्या हैं यहाँ पर? हमारे लिए यही है कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, चीज़ें सस्ती होनी चाहिए मैम। अच्छा, जम्मू को क्या उम्मीद है? जम्मू को होगी नई सरकार से। वहीं तभी तो आई है, इधर कुछ देगी तो बनेगा कुछ ना कुछ गरीबों का। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ अच्छी सरकार आनी चाहिए। कुछ जो और अच्छी सरकार की परिभाषा क्या है इन लोगों की नजरों में? तो देखिए ये अच्छी सरकार इनके लिए पूजा वो जो इनके बारे में सोचे और जम्मू के बारे में सोचे, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की सियासत में हमेशा ये मुद्दा रहा है कि कहीं ना कहीं जम्मू सेंटर के तौर पर विकसित नहीं हो पाया। क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब बात हुई तो राजनीतिक लिहाज से भी कश्मीर को तो उस तरीके से, श्रीनगर को तो उस तरीके से विकसित कर दिया गया, पॉलिटिकली मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ जम्मू कहीं ना कहीं उस दौड़ में पीछे रह गया। अब कहा यह भी जा रहा है कि इस बार जम्मू की भूमिका बहुत अहम होगी, बहुत बड़ी होगी और यही कारण है कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि इस बार जो नई सरकार बनेगी उसमें जम्मू एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। हमने लोगों से बातचीत भी की थी जम्मू को लेकर के भी, तो उनका कहना था कि ऐसी सरकार चाहिए जो इनके बारे में सोचे, जो जम्मू के लोगों के बारे में सोचे। जाहिर तौर पर हर चुनाव में जनता यही कहती नजर आती है कि वो सरकार चाहिए जो उनके दिल की बात को सुने। अब जनता के दिल की बात को कौन सुन रहा है और किस पर वो कर रहे हैं एतबार, नतीजे बहुत ही जल्द बताने वाले, क्योंकि आखिरी चरण का मतदान लगातार जारी। संदीप यादव जी, पिछली बार के मुकाबले की बात करते हैं तो पिछली बार आपकी जो सीटें रही वो कंपैरेटिवली बीजेपी से कम रही, लेकिन इस बार जम्मू संभाग में बीजेपी को ज्यादा उम्मीदें हैं। कांग्रेस की उम्मीदें क्या है, कहां पर ज्यादा सीटें मिल सकती हैं आखिरी चरण में? आपका अपना एक अनुमान क्या है? देखिए सर कि जम्मू में भी ज्यादा सीटें कश्मीर के लिए नहीं, क्योंकि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। और मैं 3 बात बताऊं, अभी जो बोला
प्रवक्ता। संदीप जी, आपकी थोड़ा सा आवाज में दिक्कत है, जरा टीम तब तक उसको सॉर्टेड करती है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। सोहेल काजमी मेरे साथ में लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सोहेल काजमी साहब, सवाल ये है कि इस बार क्या होगा, क्योंकि जनता इतना साइलेंटली वोट कर रही है। मुद्दे बोलती है विकासवाद, मुद्दे बोलती है रोजगार, उसके बाद में फिर आर्टिकल 370 पर कभी अपनी नाराजगी जाहिर करती है। आर्टिकल 370 पर नाराजगी है तो फिर विकासवाद और रोजगार की बात कैसे? दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है बातें। देखिए, यही इसी को जमहूरियत कहते हैं कि आप जो चाहते हैं आप वैसे वोट कीजिए, जो आप अपनी आकांक्षाएं अपने दिल में हैं उनको वोट के नजरिए से वोट कास्ट करके उसको दर्शाइए। और मेरे प्रवक्ता जो मेरे भाई हैं बीजेपी से, वो कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया वो किया। मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि हिंदुइज्म में एक चीज है, कर्म कर फल की चिंता न कर। कर्म अच्छा है तो फल मिल जाएगा, उसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो लोग हैं, आवाम है। ये इलेक्शन जो है पूजा जी, वो पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले जो 30-40 साल से मैं इलेक्शन देख रहा हूं, बड़ा सीरियस इलेक्शन है दोनों तरफ से, लड़ने वालों की तरफ से भी और लड़वाने वालों की तरफ से भी। और ज्यादा जो इलेक्शन का जो रूपरेखा है वो जम्मू कश्मीर की आवाम डिसाइड करने वाली है, और वही जम्मू कश्मीर के रास्ते हमवार करेगी। 8 अक्टूबर के बाद जम्मू कश्मीर को एक नया पॉलिटिकल नैरेटिव देगी। एक रिस्पॉन्सिबल और एक ट्रांसपेरेंट सरकार, जैसी भी सरकार होगी, वो हंग हो, फुल मेजोरिटी की हो, कितने उसमें कितने लोग जुड़ेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी होगा ठोक बजा के लोग चुन रहे हैं। और ये जो मेरी प्रिया जी ऑन ग्राउंड कह रही थी कि साइलेंट वोट होता है, ये साइलेंट वोट डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी इंडिपेंडेंट को जिताने में, किसी रूलिंग पार्टी को जिताने में, किसी नेशनल पार्टी को जिताने। और वही फैक्टर जो है 8 की पेटियों में से बाहर निकलेगा, जो डिसाइड करेगा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल नरेशन को। और हमें उसका वेट करना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। फैक्ट है कि पिछली बार आखिरी चरण की जिन हम 40 सीटों की बात करें, पिछली बार बीजेपी ने यहाँ पर बढ़त बनाई थी, और इस बार भी बीजेपी को यही उम्मीद है कि इन्हीं सीटों के सारे सरकार बनाएंगे। आपका क्या आकलन है? क्या वाकई जिस तरह से पिछली बार की तस्वीर थी, इस बार चुनाव है कुछ वैसा या बिल्कुल अलग है? नहीं, भगवान करे, देखिए भगवान करे कि इनको 40-50 सीटें मिल जाएं और ये सरकार बनाएं। और आशा पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मैं भी चाहता हूं कि ये अच्छी तरह सरकार बनाए। लेकिन दुआ यही है एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के जो भी सरकार आए बड़े स्टेबल तरीके से आए, एक फुल मेजोरिटी से सरकार आए, और जम्मू कश्मीर का निर्माण जो है, जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने में सक्षम रहे। इसी की हम दुआ करते हैं। और सारे सिटीजन, ये जो लंबी कतारें आप देख रहे हैं, ये लंबी कतारें इंडिकेट कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अमन को बहाल करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और मुझे लगता है वो कामयाब होंगे 8 तारीख को। संदीप यादव जी, आप ही की सरकार के पूर्व गृह मंत्री जब ये कहते हैं कि हालात बदले हैं, तब डर लगता था, और फिर उसके बाद में यहाँ चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उनका नसरल्ला को सपोर्ट, उस पर दुख जाहिर करना, ये सब बातें कांग्रेस के अगेंस्ट तो नहीं जा रही है सिलेक्शन में? कुछ भी अगेंस्ट नहीं जा रहा है, सब कुछ कांग्रेस के साथ है और पूरी जनता साथ है। और कांग्रेस एक विकास की पॉलिटिक्स करती है। कांग्रेस चाहती है कि वैली में स्टेटहुड रिस्टेट हो, और कांग्रेस जो है वहां के लोगों के जिंदगी में तरक्की चाहती है। और अभी हमारे एक साथी भी बात कर रहे थे, परिवारवाद की बात कर रहे थे। बीजेपी की जो परिवारवाद की लिस्ट है उसको भी कभी देख लिया करें, और भारत में सबसे बड़ी लिस्ट है। दूसरी बात वो कर रहे थे कि जो 151 सिटिंग एमएलए और एमपीज हैं उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के हैं। जो महिला द्वेषी हैं, जो महिलाओं के साथ जिनके ऊपर 54 है, वो 54 इंडियन एक्सप्रेस ने छापी थी, उसको पढ़ लें। 54 बीजेपी के अकेले हैं, मेजोरिटी में है वो। और महंगाई की ये हालत है कि लोगों की दुर्दशा हो गई है। जम्मू कश्मीर के सबसे जो बेहतरीन लोग हैं उनके उन्हीं के साथ सरकार बनाई थी। 2014 से 18 तक सरकार में थे। फिर आपने वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया लंबे समय तक। जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि सितंबर 2024 तक आप करवाइए इलेक्शन, तो लास्ट में करवाया है। कोई चैरिटी नहीं कर रही है बीजेपी। और बीजेपी इस चुनाव में पूरी तरह से साफ हो जाएगी पूजा जी, और कहीं कुछ बचने वाला नहीं। महंगाई, बेरोजगारी और तमाम तरह की दुर्दशा से जूझ रहा है, चाहे वो जम्मू हो, इसका जवाब चाहे तो वो इन्होंने एम्स की बात कही, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूं। दरभंगा एम्स बिहार में जो
बनने का दावा पूरा बीजेपी पिछले कई सालों से कर रही है, उसको लोग टार्च लेके खोज। ठीक, संदीप जी पर एक सवाल है मदुरई मेरा एम्स आपसे। की बात कर रहे हैं संदीप जी 2014 मदुरई के एम्स, चुनाव- दरभंगा सर, एम्स आज तक नहीं मिला कि वो संदीप एम्स जी है एक सेकंड बस मेरे रत्नाकर जी इन तमाम बातों का जवाब दीजिएगा। लेकिन संदीप जी एक बड़ा सवाल है, ये देश की विडंबना है कि आपकी सरकार गई महंगाई बेरोजगार पर, आज अब इनकी सरकार जाने की आप बात कर रहे हैं तो महंगाई बेरोजगार पर। तो जनता तो इस तरीके से राजनीति में ठगी जा रही है, ना आप उनके लिए महंगाई दूर कर पाए और जिस लिहाज से आप आरोप लगा रहे हैं ना ये महंगाई दूर कर पाए। आज भी लोग महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर ही मतदान कर रहे हैं, तो ये सिलसिला कब जाके थमेगा? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब के लिए जिम्मेदार आप भी हैं। नहीं, मुझसे जवाब बाद में मांगिएगा, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब अभी दे रहा हूँ। जवाब ये दे रहा हूँ कि 2G स्कैम का, 2G घोटाले की बात की गई उस समय मीडिया द्वारा, मोदी मीडिया से। अब आप सुनिए कहानी उसकी। ए राजा जिनके ऊपर आरोप था उसको बरी कर दिया गया कि कोई घोटाला ही नहीं था। ये कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ, ये बीजेपी की सरकार में कहा गया है कि 2G घोटाला ही नहीं था। कांग्रेस ने इस देश को जिस तरह से आगे बढ़ाया है वो कोई नहीं कर सकता है। कांग्रेस कभी परिवारवाद की, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं करती है, कांग्रेस कभी धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करती है, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाती है। कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात कर रही है, सामाजिक न्याय की बात कर रही है, कांग्रेस देश को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। जातिगत जनगणना पर आप बात करते हैं, लेकिन वहीं जब जातिगत सब कैटेगरीज की बात आती है तो उस पर आपको ऑब्जेक्शन होता है। तो ये तो दोहरे मापदंड नजर आते हैं ना संदीप जी। लेकिन पहले जरा मैं एक बार जवाब इनसे ले लूं रत्नाकर जी से। रत्नाकर जी, आज भी आप इन्हीं महंगाई बेरोजगार के मुद्दे पर आपने सरकार बनाई थी। सर एक बार जवाब ले लूं मैं उनसे, फिर मैं आपके पास आ रही हूं। संदीप जी, मैं बोल रहा हूं तो बीच में आप बोल रहे हैं। संदीप जी एक सेकंड में आपके पास आ रही हूँ ना, आप ही ने कहा कि उनसे जवाब दीजिए तो मैं उनसे। पूजा आप ऐसा काम करिए कि मुझे भी 2 मिनट दीजिए, उनको भी 2 मिनट दीजिए, बराबर टाइम दीजिए, बीच में मत बोलिए। अब संदीप जी ये तो आप नहीं तय करेंगे कि किसको क्या टाइम देना है और क्या कौन बोलेगा, ये तो मैं तय करूंगी ना। इस शो की होस्ट मैं हूं ना सर, ये मुझे पता ना कि कब किससे जवाब लेना है। अब आप मेरे शो के होस्ट मत बनिए सर। नहीं तो ये आधा जवाब लेने से काम नहीं। आप ही ने उनसे जवाब लेने के लिए कहा ना सर, आप ही ने उनसे जवाब लेने के लिए कहा ना, मैं उनके पास जवाब लेने जा रही हूँ। अब आप शो के होस्ट मत बनिए, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आ रही हूँ ना आपके पास सर। मैं आपको मौका ना दूं सर, सुनिए, आपको मैं मौका ना दूं तो आप शिकायत के हकदार हैं। अगर मैं आपको मौका ना दूं तो आप शिकायत के हकदार हैं, लेकिन आप पहले से ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दें। डेमोक्रेटिक ढंग से कोई डेमोक्रेटिक ढंग से, वही मैं कह रही हूं सर, वही डेमोक्रेटिक ढंग। आप मुझे मत सिखाइए सर, मुझे पता है क्या डेमोक्रेटिक ढंग है। ये मेरा शो है, लेट मी डिसाइड सर। प्लीज डोंट वेस्ट माय टाइम सर, प्लीज डोंट वेस्ट आवर टाइम सर, प्लीज। मैं आपके पास आऊंगी वापस, जवाब दीजिएगा रत्नाकर जी। रत्नाकर जी आवाज नहीं आ रही है। आप भी उसी आधार पर आप सत्ता में आए जिस आधार पर आज भी चुनाव हो रहा है, तो आप में और इनमें क्या फर्क रह गया जो आप इनके ऊपर दोषारोपण करते हैं? देखिए पूजा जी, मैं बहुत गंभीरता के साथ ये कहना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे 370 हटाई है, उसके बाद से अगर ये महानुभाव जो थोड़ा सा आंकड़ा उठाकर देख लें तो इनको पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर का जीडीपी जो है वो आज 2 गुना हो चुका है और वो 2.25 लाख करोड़ का हो चुका है। ये हमने किया, ये भारतीय रत्नाकर जी आंकड़े नहीं, लोगों की जुबान की बात कीजिए। लोग आज भी वहां पर बेरोजगारी और रोजगार की मांग की बात करें ना, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी को दूर करो, रोजगार की मांग है हमारी। आज भी वो महंगाई के ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो आप कितनी जीडीपी बढ़ाइए, लोगों की जो मांगे हैं वो तो रहेंगी ना जायज, और जनता इसी आधार पर वोट करेगी, आपके आंकड़ों पर नहीं। आंकड़ा रोजगार पे ही आ रहा हूँ, रोजगार का ही आंकड़ा देने जा रहा था मैं पूजा जी, कि पिछले 4.5 साल के दौरान जम्मू कश्मीर की जो युवा हैं उनके हाथों में रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 40,000 आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा, 40,000 युवाओं को जो हमने रोजगार दिया है। और बात ये कहते हैं जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाली की, आज ये बता दें यहाँ चैनल पे बैठे हैं यहाँ पे कि ये 370 का जो ये बहाल करने के पक्ष में है कि 370 जो हमने हटाया उसके पक्ष में है। जवाब संदीप जी, ठीक है संदीप जी, जवाब संदीप जी। हम जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के पक्ष में हैं, हम जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की के पक्ष में हैं। इनसे पहले पूछिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। मैं पूजा को जवाब दे रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। डिबेट का एक तरीका होता है, ये तरीका नहीं, डिबेट का एक तरीका होता है। ये कोई अरे सर रुकिए ना संदीप जी, मैं बोल रही हूँ ना, एक सेकंड। रत्नाकर जी प्लीज, वो आपकी टर्न में नहीं बोले, अब उनको बोलने दीजिए, बोलिए। बिल्कुल, अब मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी झूठ की पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी इस देश के लिए खतरनाक है। सांप्रदायिकता की पॉलिटिक्स जो है उस देश का विनाश कर देगी। ये कुछ लोगों की पॉलिटिक्स, अब मैं आंकड़े के साथ बात कर रहा हूं, ये बिना झूठ बोलते हैं ये लोग। सुनिए कहानी, 1990 में जब मंडल कमीशन आया पिछड़ों, इस देश में 60%, 52% मंडल कमीशन ने कहा कि देश में ओबीसी है। जम्मू में भी बहुत बड़ी आबादी ओबीसी की है, उनके लिए रिजर्वेशन आया जम्मू के लोगों के लिए, और
वो 27% रिजर्वेशन का विरोध किया। बीजेपी ने मंडल की यात्रा पर निकल गए, मंडल की यात्रा के खिलाफ कमंडल की यात्रा पर निकले, और उसी 90 के आसपास चाइना और भारत की जो इकोनॉमी थी वो एक आसपास थी। 1997 में चाइना जो है वो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया, भारत को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने में 2007 लगा। और आप सुनिए कहानी, जब कांग्रेस गई तो 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, 2.25 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। 2024 में अभी 3.5 भी नहीं हुई है। 5 ट्रिलियन का सपना, रुक जाइए, बीजेपी इस देश का विनाश करके रख देगी, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज ठीक है का सर, मेरे विनाश पास वक्त करके नहीं है। रख काज़मी साहब 10 सेकंड में ये मंडल कमंडल की राजनीति से ऊपर उठकर क्या इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव, सर प्लीज 10 सेकंड में काज़मी साहब जल्दी से सर, हमारे ऊपर लगा रहे हैं। ये लोग देश को बर्बाद सर कर देंगे। प्लीज 1 सेकंड, ये काज़मी देश को सर खत्म जल्दी कर से देंगे, 10 ये देश सेकंड के है मेरे खिलाफ पास। हैं। ये देश की जनता को जानना। देखिए पूजा जी मुझे पता नहीं रत्नाकर साहब जीडीपी को डबल कैसे करके इनके पास क्या आंकड़े हैं। देखिए अगर अच्छे काम किए तो वोट मिलेगा, जहाँ रोष है वहाँ वोट नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोग समझदार हैं, जम्मू कश्मीर के लोग पॉलिटिकली अवेयर है, देश की जनता समझदार है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, प्रिया का भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। माफी चाहूंगी, अब ज्यादा वक्त इजाजत नहीं दे रहा आगे चर्चा को बढ़ाने का, लेकिन देखिए अब जनता ने क्या फैसला किया है, जनता ने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है, इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार अब है नहीं। आखिरी चरण की मतदान की प्रक्रिया अब से कुछ ही देर बाद खत्म हो जाएगी और जनता इन तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर ही देगी। अब आगे देखना होगा कि किसके दावे और वादे पर जनता को है एतबार।